स्वागत है आपका विशाल शिवहरे जी नई परख के मंच पर एक बार फिर। और अगर मैं इसी बात को रिफ्रेश करके कहूं, स्वागत है आपका आप ही के कार्यक्रम एनआरआई नजर में नई परख के मंच पर। परसों हम लोगों ने जो वीडियो बनाया था, जिसको कल रिलीज किया गया, वो बहुत लोकप्रिय हुआ। आपको जान के खुशी होगी, आपने देखा ही था कि हजारों हजारों लोगों ने आपकी वीडियो को देखा। और लोग प्रतीक्षा करेंगे अब आगे से कि आप आएंगे नई परख के मंच पर और अपनी विशेष दृष्टि से एक नए किस्म का विश्लेषण करेंगे, नए किस्म का परिप्रेक्ष्य रखेंगे, घटनाएं, जटिल घटनाएं हैं उनको डिकोड करेंगे। आज के लिए मेरे पास एक सवाल है, जो मुझे लगता है आप ही उस सवाल का सबसे ज्यादा माकूल जवाब दे सकते हैं। वो सवाल ये है कि व्हाइट हाउस के भीतर और अमेरिका की राजनीति के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का भविष्य क्या है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को संसद से अभी युद्ध के लिए मंजूरी लेनी है। अगर वो इस युद्ध को राष्ट्रपति के अधिकारों का इस्तेमाल करके और बढ़ाना चाहते हैं एक महीने, तो उसके लिए भी अलग से उन्हें मंजूरी लेनी पड़ेगी। और अब जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो उनको और ज्यादा छूट देने वाली नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी में भी उनके खिलाफ असंतोष पैदा हो रहे हैं। उनके अपने प्रशासन में उनके अपने उपराष्ट्रपति, नेशनल इंटेलिजेंस की इंचार्ज उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, नेशनल इंटेलिजेंस की इंचार्ज तुलसी गब्बार्ड, वो तो आज तक उन्होंने कभी भी ईरान के साथ युद्ध का समर्थन नहीं किया है। वो दबी जबान से अपना असंतोष व्यक्त करते ही रहे हैं। इसके अलावा भी पेंटागन के जनरल क्या सोच रहे हैं, कई जनरलों को, एडमिरलों को ट्रंप निकाल चुके हैं। तो ये जो स्थिति है, मुझे लगता है कि ट्रंप उस नाजुक मुकाम पर खड़े हो गए हैं जहां पर अगर सब कुछ ठीक नहीं रहा, किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया, तो उनके राष्ट्रपति के अगले 2 वर्ष जो हैं उनके लिए बहुत मुश्किल गुजरने वाले हैं। विशाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी। आपको और आपके दर्शकों को स्वागत। और मैं पहले आपके व्हाइट हाउस के सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया बताता हूँ। व्हाइट हाउस 1600 पेनिनसुला एवेन्यू, ये एक व्हाइट हाउस का एड्रेस ही नहीं है बल्कि विश्व के ऑर्डर का पोस्टल कोड है, जहां से पूरी दुनिया की चलती है। उस घर में रहने वाले लोगों को फर्स्ट लेडी एंड फर्स्ट पर्सन एंड प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोला जाता है। लेकिन उस घर में रहने वाले लोग पूरी दुनिया को ही चलाते हैं, ये सच है। इस व्हाइट हाउस में जब भी उसके रेसिडेंट चेंज होते हैं तो काफी दुनिया पे असर पड़ता है, और उस असर को हर दुनिया के देश और राज्यों में और सभी जगह उसको महसूस किया जाता है। लेकिन इस बार का जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो व्हाइट हाउस है और उनकी जो कैबिनेट है, उसमें आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझने की है। उनके जितने एडवाइजर्स हैं या जितने उनके कैबिनेट में लोग हैं, मंत्रिमंडल में लोग हैं, वो किसी राजनीतिक काडर से नहीं आए हैं। वो सारे लोग नॉन पॉलिटिकल, वो सारे लोग पहले तो बिलियनर हैं, अरबपति हैं। बिलियनर का अगर अपन भारतीय उसमें समझे 10,000 करोड़ रुपए। हर आदमी, उनके जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं मिस्टर विटकॉफ, वो $3 बिलियन उनकी नेटवर्थ है करीब करीब। 30,000 करोड़ रुपए उनके खुद के और उनके बच्चों के नाम से है। उसमें उनके एडवाइजर, आप उनका नाम देखिए, एलोन मस्क, जिनके पास $2 ट्रिलियन की संपत्ति है, जो दुनिया के सबसे आगे आने वाले कई सालों तक सबसे अमीर आदमी है। इस तरह से अगर आप उनके सारे मंत्रिमंडल पे नजर डालें तो आपको एक चीज सिमिलर दिखाई देगी कि उनका कोई भी एडवाइजर और कोई भी मंत्री बिलियनियर से कम नहीं है। और पहला, दूसरा, वो किसी राजनीतिक रैंक एंड फाइल से ऊपर नहीं आए हैं। वो केवल और केवल डोनाल्ड ट्रंप जी की कृपा से आए। अगर वो डोनाल्ड ट्रंप जी की कृपा नहीं होती तो वो कुछ भी नहीं होते राजनीति में। चाहे वो एफबीआई के डायरेक्टर हो, चाहे वो कोई भी हो, जेडी वेंस हो, इस
डोनाल्ड ट्रंप की कृपा के जाने के बाद उनका कुछ ही तरह का पब्लिक भविष्य नहीं है। जब ये चीजें सामने आती है तो आपको एक चीज और समझ में आती है, इन्होंने कभी गरीबी नहीं देखी, इनके मंत्रियों ने इन्होंने कभी वो मेडिकल इंश्योरेंस की कीमत नहीं समझी, क्योंकि इनके परिवार में कोई बीमार नहीं हुआ, बीमार होके उनको इस तरह की एहसास नहीं है कि पैसे नहीं होते तो बीमारी क्या होती है और किस तरह से हमें भरपेट करना पड़ता है। उनको कई चीजों का संज्ञान ही नहीं है। जो चीजें आम आदमी के जीवन में पूरी दुनिया में मैटर करती हैं, वो चीजें उन लोगों के जीवन में शायद ही कभी आई हों। जब अपन ये सारी चीजें उनकी पॉलिसी मेकिंग और उनके डिसीजन मेकिंग और उनके डे टू डे एक्टिविटी और कार्यक्रमों पे असर करती दिखाई देती है। अच्छा, चूंकि एक और पहलू है, उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनका कोई नॉलेज नहीं है इस सेक्टर की, तो वो सारे के सारे लोग एक ही चीज करते हैं, वो एआई से उनकी एक्सेसिबिलिटी बहुत ही सुपर और एडवांस लेवल की एआई से है, जैसे पेलेंटियर वगैरह इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं, तो वो सारी समस्याओं को वो उन एआई के टूल के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वो एआई के टूल पे जाते हैं, उन समस्याओं को डालते हैं और उनसे उनके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो उसमें 4-5 चीजें एक नजर आती हैं जो कि आपको सब जगह दिखाई देती है। सबसे पहला, उसमें एक्सपीरियंस का पूरी तरह से अभाव होता है। दूसरा, उसके अंदर ह्यूमन एलिमेंट मिसिंग होता है। तीसरा, उसके अंदर किसी तरह के राजनीतिक या अन्य तरह के कंसीडरेशन की गुंजाइश ही नहीं होती है। जैसे जब मैं आपको बताता हूं, जब डोनाल्ड ट्रंप जी कुछ ही दिन आए थे और उन्होंने एलोन मस्क को अपना एडवाइजर बनाया था और उसको डॉज एक डिपार्टमेंट बनाया था, और उन्होंने उस डॉज डिपार्टमेंट बनाने के बाद ये डिसाइड किया कि हम वॉशिंगटन में से या अमेरिका जितने भी खर्चे हैं सब कम करेगा। अब उन्होंने WHO, FAO, एजुकेशन डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंटों में हजारों की संख्या में लोगों को खत्म कर दिया, नौकरी से निकाल दी, ऑफिस से निकाल दिया और ग्रांट देने से बंद कर दिया। वॉशिंगटन में जब ये हुआ और वॉशिंगटन में सबको मेल गई, सभी कार्यक्रम करने के सभी कर्मचारियों को, तो जब आप थोड़ा सा और मैं आपको ले चलता हूँ वॉशिंगटन में, जब ये सब प्रॉब्लम की आपने अच्छा सवाल पूछा है, तो जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो वो व्हाइट हाउस में अपने साथ में लोग लेके आए, लेकिन वॉशिंगटन में जो सरकारी कार्यालय थे उसके अंदर जो सरकारी अधिकारी थे उन सबको ये महसूस हुआ या उनको मैसेज दिया गया कि या तो आपकी नौकरी जा चुकी है या जाने वाली है। उन सभी कर्मचारी जो 30 साल 15 साल का एक्सपीरियंस था, वो सब्जेक्ट पे काम कर रहे थे, वो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट थे, वो सब लोगों ने वॉशिंगटन छोड़ के अपना नई जगह नौकरी ढूंढ ली और वो नई जगह शिफ्ट हो गए। वॉशिंगटन 3 महीने में पूरी तरह से खाली हो गया जब तक डॉज चला। तो एक व्हाइट हाउस में डिसीजन मेकिंग लेवल थी, जो एक्शन ले रही थी, डिसीजन ले रही थी, लेकिन उस डिसीजन को सपोर्ट करने के लिए पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो वॉशिंगटन से गायब हो गया। ना सही इंफॉर्मेशन दी जा रही थी राष्ट्रपति जी को, ना उन इंफॉर्मेशन का डिसीजन का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था। तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ी हुई। दूसरी प्रॉब्लम, जब ये एक्सटेंड हुई तो उस हापातापी में उन्होंने 4-5 जो नए कानून लगाए उस वक्त, अगर आप देखें, उसमें से एक इमिग्रेशन लॉ था, उसके अंदर एक डॉज का लॉ था, उसके अंदर एक, अगर आप देखें तो टैरिफ का लॉ था। वो सारे लॉ उन्होंने इम्प्लीमेंट करना चालू किए। जब वो लॉ इम्प्लीमेंट करना चालू किया और उनको सपोर्ट नहीं मिला तो वो सब एक की तरह एक के बाद गिरने चले गए और अमेरिका अलग फर्क पड़ गया और दुनिया की राजनीति में। और जो हम आज देख रहे हैं वो इन्हीं सब खामियों का खामियाजा पूरी दुनिया। तो ये व्हाइट हाउस के डोनाल्ड ट्रंप के अंडर में एक राजनीति है। अब आते हैं अपन 1 मई, क्या होने वाला है। 1 मई को बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ये महत्वपूर्ण दिन कई मानों में है। सबसे पहला महत्वपूर्ण दिन, इस तारीख को होने वाला क्या है, तो 1973 में जब निक्सन राष्ट्रपति थे तो निक्सन साहब ने, चूंकि वो बहुत दिनों से, काफी समय से अमेरिका वियतनाम में वॉर में इन्वॉल्व था, उसके बाद निक्सन साहब ने रात की रात कंबोडिया में अटैक कर दिया और उस अटैक के कारण से अमेरिका की जनता ने और कांग्रेस ने डिसाइड किया कि नहीं, राष्ट्रपति को अनलिमिटेड पावर वॉर के नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने लॉ पास किया 1973 वॉर रेजोल्यूशन पावर।
उस एक्ट को राष्ट्रपति निक्सन ने मना कर दिया कि मैं नहीं मानूंगा इसको। जब राष्ट्रपति निक्सन ने मना कर दिया तो कांग्रेस ने उनको 2/3 मेजोरिटी से पास करके वापस भेज दिया। राष्ट्रपति निक्सन को अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी। अब उसके बाद एक लॉ है कि राष्ट्रपति किसी भी देश में कोई भी सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं 60 डेज के। उनको पहले तो 48 घंटे के अंदर कांग्रेस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हमने क्यों कार्रवाई की है, कब तक करेंगे और कैसे करेंगे, और उसके बाद 60 डेज के बाद उससे ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा कांग्रेस से। अदरवाइज वो ऑटोमेटिकली, अगर किसी कांग्रेस किसी तरह का लॉ पास नहीं करती है तो राष्ट्रपति को वो सेना वापस बुलानी पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने 1 मार्च को ये बात पार्लियामेंट को बताई, उन्होंने अपने कांग्रेस को बताई, और 1 फरवरी अब वो 60 डेज पूरे हो रहे हैं जहां उनको कांग्रेस से दोबारा से परमिशन लेना पड़ेगी। अब उसके अंदर काफी सारे दाव पेच हैं। उनका एक लीगल टीम है जो व्हाइट हाउस की, उन्होंने ऑलरेडी एक पेपर सबमिट किया हुआ है कि सर जो टाइम अपन ने सीज फायर का किया हुआ है 28 अप्रैल, सीज फायर का टाइम वो 60 दिन से बाहर है। हो सकता है उनको वो 1 तारीख को नहीं हो, लेकिन मुझे जो अच्छा अभी इस पूरे युद्ध को अगर कोई आदमी एक बंद कर सकता है तो वो है अमेरिका की जनता। इस युद्ध को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। ये बताइए, अगर वो ये तिकड़म करेंगे सीज फायर वाली, सीज फायर तो मेरे ख्याल से कब, किस तारीख को शुरू हुआ था? 28 अप्रैल को। 28 अप्रैल को सीज फायर शुरू हुआ था, तो 28 फरवरी से 28 अप्रैल तक तो ये 2 महीने तो हो गए, 60 दिन तो हो गए। सॉरी, 28 अप्रैल को 2 महीने लड़ाई के हो रहे हैं। सीज फायर 28 मार्च को शुरू हुआ था। अच्छा, सीज फायर 28 मार्च को शुरू हुआ था। अच्छा, डिक्लेयर किया था डोनाल्ड ट्रंप ने। अच्छा, इसलिए अब वो ये तर्क देंगे कि अभी तो 60 दिन हुए ही नहीं है। हाँ, हमारी जो लड़ाई वाला पोर्शन है वो 60 दिन। उनके पास 1-2 और भी पेच है इसके अंदर। जैसे वो ये बोल सकते हैं कि हमारे सैनिक डायरेक्टली उस कंट्री में इन्वॉल्व नहीं है, हम केवल हवाई हमले कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, ये वॉर नहीं है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो बोलते हैं बड़ी नाटकीय अंदर में इस्तेमाल नहीं करते, मिलिट्री ऑपरेशन या ऐसा कुछ बोलते हैं। हाँ, वो खुद ही बोलते हैं कि मैं वॉर का इस्तेमाल नहीं करूंगा। सो वो एक उनके पास एक पैतरा है लीगल टाइप का, उसको इस्तेमाल डेफिनेटली करेंगे। और उसके उस समय ही काफी चीजों की टेस्टिंग होगी इस लॉ में। सबसे पहली टेस्टिंग जो होगी अभय जी, जो देश दुनिया को रूल ऑफ लॉ सिखाता है, क्या वो खुद रूल ऑफ लॉ से चलेगा? सबसे पहला। दूसरा, जो देश हथियार बेच के दुनिया को बेचता है, क्या वो शांति बेच सकता है या शांति दे सकता है किसी देश को? बहुत सारी चीजें 1 मई को डिसाइड होंगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है अभय जी, जो 1 मई को लेबर डे है, 2 तारीख और 3 तारीख को वीकेंड है, शायद श्रम दिवस है, शायद असली तारीख जो आएगी वो आएगी 4 मई। 4 मई को भी डोनाल्ड ट्रंप के पास बहुत सारे तरीके हैं। वो 5 बार ऑलरेडी ये बात पार्लियामेंट से, कांग्रेस से फेल हो चुकी है, डेमोक्रेट्स को पास नहीं करा पाए हैं। हालांकि उनके पास अभी प्रेशर है इस बात का कि इसको युद्ध को समाप्त किया जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ चुका है और ये समाप्त हो चुका है। ये असली तारीख इसकी 4 मई नहीं, 4 जुलाई है। 4 जुलाई को अमेरिका के 250 साल पूरे हो रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस भी है और इस साल 250वें सालगिरह है। डोनाल्ड ट्रंप ने हजारों कार्यक्रम पूरे अमेरिका में कर रखे हैं जिनका आयोजन होना है 1 महीने और 2 महीने के लिए। तो 4 जुलाई से शुरू होंगे और अगले 2 महीने तक चलेंगे। अब जो देश का माहौल है वो एक सेलिब्रेशन का है, ना कि वॉर की क्राई को सुनने का। पहला। दूसरा, अभी जो पिछले कुछ दिन पहले व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट डिनर में जो एक अटैक हुआ, उससे यूएस का जो डोनाल्ड ट्रंप जी का एडमिनिस्ट्रेशन है और उनके जो परिवार है वो काफी विचलित और डरे हुए हैं। अच्छा। उनको ये डर लगेगा या लग रहा है कि अगर हमने ये युद्ध को आगे बढ़ाया और जनता में असंतोष बढ़ा तो 4 जुलाई से हमारे जो 250वीं सालगिरह के कार्यक्रम होने वाले हैं वो पूरे देश में विद्रोह और आतंक और वायलेंस का बन सकता है।
और गन वहां पे एक लॉ है, गन इज अ राइट, एवरीबडी हैज गन, दे कैन गो एंड दिस कैन बिकम ए लिटिल बिट ऑफ ए बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन सकती है। तो यूएस के पास और डोनाल्ड ट्रंप के पास इस समय इस युद्ध को खत्म करने के अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 4 जुलाई जो तारीख है, उस तारीख से पहले पहले ये युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ चुका है। लेकिन 4 जुलाई में तो अभी हमारे पास 4 जुलाई में तो 2 महीने हैं पूरे। एक पूरा मई का महीना है, जून का महीना है, और दुनिया में जो ऊर्जा संकट है, वो ऊर्जा संकट तो बहुत ही विकट है, क्योंकि उससे काफी पहले होर्मुज का समाधान तो करना पड़ेगा ना। होर्मुज में एक तरफ से ईरान ने नाकाबंदी कर रखी है, दूसरी तरफ से अमेरिका ने नाकाबंदी कर रखी है, और ईरान की नाकाबंदी का कोई कुछ भी कहता रहे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस ने जम के ईरान की नाकाबंदी करने के अधिकार का समर्थन किया है खुलकर। तो ईरान को भी काफी मजबूती मिली है उससे लिहाज से नाकाबंदी के सवाल को लेकर। और ईरान ने आज ये भी कहा है कि वी कैन लॉन्च अनप्रेसिडेंटेड मिलिट्री अटैक ऑन द अमेरिकन ब्लॉकेड। ईरान ने ये भी धमकी दी है इस तरह की। डोनाल्ड ट्रंप ने भी धमकी दी है, वो एआई की तस्वीर अपना मशीन गन लेके उन्होंने अपना पोस्ट किया है, काला चश्मा लगा के, उन्होंने भी धमकी दी है। तो एक दूसरे को ये लोग धमकियां दे रहे हैं, और धमकियां काफी देखने में संगीन लगती हैं। जी अबे जी, ये धमकियां केवल ट्विटर पर ही दी जा रही है। हाँ ईरान भी थक गया है इस लड़ाई से। हाँ ईरान भी काफी संकट में है, हम्म, और डोनाल्ड ट्रंप के पास 4 जुलाई का संकट बहुत ही रियल इमीडिएट है। यहां से 2 महीने, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऊर्जा संकट की बात है। मुझे ऐसा लगता है व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर में अटैक के बाद अमेरिकन राजनीति इस ईरान वॉर से पीछे हटने के लिए रास्ते पे जा चुकी है, क्योंकि अच्छा, वो अटैक मैं आपकी बात से मोटे तौर पर सहमत हूं, लेकिन जो नए तथ्य निकल के आ रहे हैं वो भी मैं रखना चाहता हूं, ताकि आप उनकी भी जांच कर सकें। देखिए, बिल्कुल आपका कहना ट्रंप ने एकदम अपने सही। सहायकों से ये कहा है, एक तरफ तो उन्होंने ट्रुथ सोशल के ऊपर वो अपनी एआई वाली मशीन गन ली हुई तस्वीर उन्होंने पोस्ट की, दूसरी तरफ उन्होंने अपने सहायकों को बुलाया और उनसे कहा कि जो ब्लॉकेट चल रहा है उस ब्लॉकेट को बहुत लंबा करने की तैयारी कर लीजिए। दूसरा काम उन्होंने ये किया कि उस ब्लॉकेट के कारण जो अमेरिकी तेल कंपनियों के ऊपर उसका असर पड़ेगा, है, तो उस असर से निपटने की भी रणनीतियां उन्होंने तय कर ली हैं। इससे तो ये लगता है कि वो काफी काफी समय तक जो है ना वो ब्लॉकेट चलाना चाहते हैं। आप बिल्कुल सही एनालिसिस कर रहे हैं। हाँ उन सब परिस्थितियों के बाद हाँ डोनाल्ड ट्रंप को 4 जुलाई से पहले हाँ पूरे अमेरिका में और विश्व में शांति लाना ही पड़ेगी। हम्म, इस सब के बावजूद मतलब मेरा ऐसा अनुमान है, हम्म अमेरिका और ईरान वॉर शांति की ओर मजबूरी में बढ़ चुका है। हम्म। और इसमें फिर अमेरिका इजराइल की क्या भूमिका होगी? क्योंकि इजराइल तो चाहता है कि एक लड़ाई और हो जाए, और ताकि ईरान को थोड़ा बहुत वो धक्का और मार सके। अभय जी, आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं और मैं भी हिंदुस्तान से आता हूं, वहां एक कहावत है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। हाँ, यही बात भी सही ये इजराइल के काठ की हांडी चढ़ चुकी है। है। अब वो मुझे लगता नहीं है कि वो दोबारा चढ़ पाएगी और उसमें दाल बन पाएगी। इजराइल अगर उस काठ की हांडी में दाल बनाने की कोशिश करेगा, तो दाल तो खराब ही होगी, साथ साथ में उनका चूल्हा भी खराब होगा। अच्छा, पेंटागन ने डोनाल्ड पेंटागन ने डोनाल्ड ट्रंप को सूचित किया है, और उससे पहले जेडी वेंस ने पेंटागन की बड़ी कड़ी आलोचना की थी कि आप राष्ट्रपति को युद्ध के बारे में सही सही जानकारी नहीं दे रहे। मुझे लगता है शायद उसकी प्रतिक्रिया रही होगी, या जो भी अंदरूनी वजह आप ज्यादा जानते हैं। उन्होंने बताया है कि $25 बिलियन हमने युद्ध के ऊपर खर्च कर दिए हैं। $25 बिलियन जो है युद्ध के ऊपर उन्होंने खर्च कर दिए हैं। तो इन चीजों का अमेरिकी अर्थव्यवस्था के ऊपर, और अमेरिका में तेल की महंगाई भी हुई है, अमेरिका में तेल भी महंगा हुआ है, और भी कुछ समस्याएं हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो चुनावी वादा करके आए थे जो डोनाल्ड ट्रंप जो चुनावी वादा करके आए थे कि वो अंडे सस्ते करेंगे, लोगों की रोजमर्रा की वो सब तो कुछ भी हुआ नहीं। अभय जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जेडी वेंस ने पब्लिकली ये इस बात को बताया है कि
कई सारे कैबिनेट के मिनिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को सच्चाई नहीं बता रहे हैं। और अगर आप मेरी अभी मेरी पुरानी बात को शायद बीच में उसको सेंटर में रखें, तो मैंने भी आपसे ये कहा था कि जितने भी मंत्रीगण हैं, वो राजनीतिक कैडर से नहीं आए, राजनीतिक रैंक एंड फाइल से नहीं आए। वो एआई से बात करते हैं और एआई उनको जो एडवाइस देता है, वो उसके बेसिस पे अपनी स्मार्टनेस दिखाते हुए उस एडवाइस को बांटते हैं और आगे बढ़ाते हैं। ये इसी बात का परिणाम है, यहाँ पर ना नैरेटिव कंसिस्टेंट है, एक्शन कंसिस्टेंट है, ना प्लान कंसिस्टेंट है। पहले मैं आपको बहुत सारी चीजों से एग्जांपल दे सकता हूं, बट इस ईरान वॉर में अमेरिका पहले कुछ और कहता रहा, फिर और कुछ कहता रहा, फिर कहता रहा हम तुम्हारे तेल के लिए आ रहे हैं, सब कुछ के लिए आ रहे हैं, लेकिन आखिरी में उनको हार माननी पड़ी। और मेरा असेसमेंट पहले दिन से यही था कि अमेरिका वॉर में अमेरिका को बहुत बड़ी हार होगी। अब जहां तक अमेरिका के अंदर जो राजनीतिक कसी है उसकी बात करें, तो हाँ, $25 बिलियन का अभी एक कमेटी में एडिशनल अकाउंटेंट ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट ने अपना कबूल किया कि हम $25 बिलियन खर्च कर चुके हैं, जो कि उस सवाल पूछने वाले सेनेटर्स ने इमीडिएटली कहा था कि ये बहुत ही एक्सपेक्टेशन से बहुत कम है या रियलिटी से बहुत दूर है। और एक मोटे तौर पे इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज इन मिडिल ईस्ट में इंस्टीट्यूट है, उसने करीब 500 से $700 बिलियन इस खर्चे का अनुमान लगाया है ओवरऑल। या ये कहना चाहिए कि जो मिसाइल जो मिसाइल या जो इक्विपमेंट है, उनकी एक्चुअल कॉस्ट जिस प्रोडक्शन किया गया था वो समय, और जो इसको रिप्लेस करने की कॉस्ट है, उसको रिप्लेस करने की जो कॉस्ट है वो करीब $700 बिलियन के आसपास आने वाली है। बिल्कुल ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा एक आर्थिक संकट या आर्थिक चुनौती देने वाला विषय है। इसमें कई सारे पहलू हैं देखने वाले। ये खर्चा तो अमेरिका का स्टॉक पाइल रिप्लेसमेंट का है। इसके अंदर अमेरिका का खाड़ी देशों में इन्वेस्टमेंट, जो उन कंट्रीज में उन डिफेंस सिस्टम्स को लगाने के लिए या उनको क्योंकि ईरान ने सारे के सारे डिफेंस सिस्टम ध्वस्त कर दिए। अमेरिका को अगर फिर से इन कंट्रियों को बात करनी है, उन कंट्रीज के साथ अपनी सुरक्षा की गारंटी देनी है, तो ये सारे डिफेंस सिस्टम को ना तो दोबारा बनाना पड़ेगा, बट अपग्रेड करके बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे के सारे सिस्टम पूरी तरह से फेल हुए उन कंट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वो खर्चा एक अलग है। मेरे हिसाब से टोटल मिला के $1 ट्रिलियन का भार अमेरिका की जनता पे आने वाला है। इसका क्या असर पड़ेगा? $1 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन तो बहुत होता है। इसका क्या असर पड़ेगा अमेरिका की अर्थव्यवस्था के ऊपर? इसका साथ में एक और तथ्य है कि अमेरिका बड़े पैमाने पर इस वक्त तेल का एक्सपोर्ट उसका बहुत बढ़ गया है। तेल से आमदनी डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बढ़ाई है अपनी। आज ही अखबार में आंकड़ा है कि जाने कितने बिलियन बैरल जो है वो अमेरिका ज्यादा बेच रहा है बाहर। बिल्कुल, अमेरिका $5 मिलियन बैरल्स पर डे का एक्सपोर्ट है, और वो पहले $70 पर बैरल पे था, और आज की डेट में वो 115-120 उस पे हो रहा है। लेकिन उन तेल का भाव तो ग्लोबल है, सभी देश जिनके पास तेल है वो उससे पैसा बना रहे हैं। तो उसमें अकेला अमेरिका बना रहा है ये कहना गलत है। पूरी दुनिया में जिसके पास तेल है वो सब पैसा बना रहे हैं। ये छोटी सी अपॉर्चुनिटी, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इस तेल के भाव के बढ़ने से जो इन्फ्लेशन आता है, और जिस इन्फ्लेशन के आने की वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ती है, उससे अमेरिका का डेट जो है वो बहुत कॉस्टली होता है, और अमेरिका की सरकार को करीब 39 ट्रिलियन ओवरऑल डेट है उनके पास, जिसमें से करीब 16 ट्रिलियन उनको 1-2 साल के अंदर रिन्यू करना है, जब पे करना है। उस टोटल ओवरऑल डेट की कॉस्ट इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने से बढ़ जाती है, जो कि अमेरिकन इकोनॉमी अफोर्ड नहीं कर सकती। तो यस, जी हाँ, बिल्कुल, $1 ट्रिलियन का खर्च अमेरिका को बहुत ही महंगा पड़ने वाला है, वहां की जनता को। तो ये चीजें तो डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति के भविष्य के ऊपर सवालिया निशान लगा देती हैं। डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति भविष्य के ऊपर, और रिपब्लिकन पार्टी, क्योंकि आखिरकार वो रिपब्लिकन पार्टी का प्रशासन चला रहे हैं, रिपब्लिकन पार्टी के टिकट पे चुने गए, तो वो तो काफी, अभी जो मध्यावधि होगा नवंबर में, जो मध्यावधि होगा, उस मध्यावधि में
क्या आपको संभावना लग रही है मध्यावधि चुनाव की? मैंने आपको पहले ही कहा, इस युद्ध का अंत केवल और केवल एक ही शक्ति कर सकती है और उसका नाम है अमेरिकी पीपल ऑफ जनता। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हुँ, अमेरिका की जनता। हुँ, एक नए जनमत संग्रह जन्म उस सर्वे के मुताबिक 34% लोग इस युद्ध को नहीं चाहते। हुँ, जो ट्रम्प का कोर वोटर सपोर्टर था, मागा जिसको बोलते थे वो, उसमें से भी करीब-करीब 12% लोग इस युद्ध का विरोध कर रहे हैं। हुँ, ट्रम्प के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है इस लड़ाई को वापस लेने का, प्लस इस खर्चे से देश को निकालने का। जी, वो अभी भी ये बात बोल रहे हैं ट्वीट के ज़रिए कि हम जीत गए। इसीलिए ट्रम्प को अपनी उस पूरी लड़ाई में जीत दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है, हुँ, क्योंकि वो ये दिखाना चाहते हैं इस दुनिया को और ये इकोनॉमी की आंसर भी करना चाहते हैं, एक तरह से आर्थिक आंसर भी करना चाहते हैं कि हम इस लड़ाई से कुछ जीत के लेके आएँगे। हुँ। तो आपकी बात से एक नतीजा ये निकलता है, हम लोग अब चर्चा के आखिरी दौर में हैं। आपकी बातचीत से नतीजा ये निकलता है कि शायद कहीं न कहीं बैक चैनल से ईरान के साथ कोई इन लोगों की बात होगी, या तो हो रही होगी या होगी, जिसके ज़रिए ईरान से ये लोग कोई कंसेशन, कोई ऐसी रियायत ले पाएँ, जिसको दिखा के ये दावा कर सकें, देखिए, देखिए हम जीत गए। कुछ ना कुछ तो जनता को दिखाने के लिए इन्हें होगा भाई कि आपने जब इतने $25 बिलियन तो स्वीकार कर लिए, $25 अरब, और आप बता रहे हैं कि $700 बिलियन तक की चपत लगेगी कुल मिला के आखिर में। तो इसको सबको इससे निपटने के लिए $1 ट्रिलियन तक जाएगा मामला। तो इस सब से निपटने के लिए उन्हें कुछ दिखाना तो है। जैसे मोदी जी दिखाते हैं यहाँ पे हमने स्ट्राइक कर दिया, ये स्ट्राइक कर दिया, ये सब दिखाते हैं। कभी काले धन पे स्ट्राइक करते हैं, कभी पाकिस्तान पे स्ट्राइक करते हैं। तो वो भी कुछ तो दिखाएँगे ना अपना। बिल्कुल आपने सही बोला, वो उसी दिखाने के लड़ाई में ही ये सीज़ फायर के अमली जामा नहीं पहनाया जा पा रहा है। हाँ। और उसमें जो असली उसमें भी एक और एक व्हील्स विद इन द व्हील्स अगर अपन समझें, उसमें भी एक और पहलू है। हुँ, ये लड़ाई ईरान वाली ईरान के लिए की ही नहीं गई थी। ये लड़ाई ईरान की, जैसे मैंने आपको पिछले अपने उस कार्यक्रम में भी बताया हाँ, था, ये लड़ाई चाइना को ध्यान में रख के की गई थी। हाँ, ठीक बात। चाइना का एनर्जी सोर्स को हम कंट्रोल करें, तो हम चाइना पे अगले 25 साल के लिए कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक बात। और अभी डोनाल्ड ट्रम्प का मई महीने में चाइना से मीटिंग है। हुँ, वो चाइना जा रहे हैं, जी जिनपिंग साहब ने उनको बुलाया है कि वो आएँगे। इससे पहले उनकी मीटिंग एक बार पोस्टपोन हो चुकी है। हुँ, चूँकि उनको लग रहा था कि हमारा ईरान का वॉर 2 दिन में खत्म हो जाएगा और हम उसमें चले जाएँगे और हमको हमारे पास ईरान होगा और हम चाइना से बात करके सभी कंडीशन रखवा लेंगे। हुँ, वो ऐसा हो नहीं पाया, तो उन्होंने अपनी मीटिंग भी पोस्टपोन करना पड़े। अब वो मई के महीने में वो जाने की सोच रहे हैं हुँ, और मई का महीना कल से स्टार्ट हो रहा है। हुँ, तो उनको जाने से पहले इस लड़ाई का हुँ, समाधान करना पड़ेगा हुँ, और इसमें जीत मिले या नहीं मिले, हुँ, समाधान तो करके ही जाना पड़ेगा उनको और वो ये दिखाना पड़ेगा कि मैं जाके चाइना से ये सब लेके आ गया, ईरान के पास तो कुछ था ही नहीं। मैं आपका ध्यान एक बात पे और लाना चाहता हूँ। हुँ, परसों एक सीएनएन के कॉरेस्पोंडेंट ने पूछा था कि दोनों वॉर जो चल रहे हैं और अभी डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने आज उनसे भी बात की है, वो पुतिन जी से, हुँ, और उनको भी बात की है कि अपन कैसे खत्म कर सकते हैं वॉर। अब हमारा अच्छा, पहली बार डोनाल्ड ट्रम्प जी ने बोला कि आप मेरा वॉर खत्म कराइए, मैं आपका वॉर खत्म कराता हूँ। हुँ, 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 तो 2 बातें इस सेंटेंस से क्लियर हो रही हैं कि ये वॉर अमेरिका खत्म करना चाहता है हुँ, और अमेरिका के गले ये वॉर पड़ चुका है, पहला। दूसरा, इसमें अमेरिका को ये भी समझ में आ गया है कि रशिया, चाइना ही इसमें मीडिएट कर सकते हैं, बाकी हुँ, मीडिएशन इसमें पाकिस्तान वगैरह के लिए संभव नहीं है। हाँ, अच्छा, इसलिए उन्होंने रशिया से कैसे की कि आप मेरा वॉर खत्म कराइए, मैं आपका वॉर खत्म कराता हूँ। और हुँ, उस जर्नलिस्ट ने जब पूछा कब पहला कौन-सा वॉर खत्म होगा? तो डोनाल्ड ट्रम्प जी ने करीब-करीब 5 सेकंड का पॉज़ देने के बाद कहा कि दो शायद दोनों वॉर एक साथ। हुँ, तो यहाँ 2 वॉर नहीं, 3 वॉर खत्म होंगे। हुँ, सबसे पहला वॉर ईरान का और हुँ, अमेरिका का। हुँ, दूसरा वॉर यूक्रेन और रशिया का हुँ, और तीसरा वॉर हुँ, चाइना और अमेरिका का। जो शीत युद्ध है एक तरह से। जो शीत युद्ध है या इकोनॉमिक लड़ाई है, ये हाँ, तीनों लड़ाइयाँ इस पे खत्म होंगी और इसके बहुत-बहुत अंदर ध बहुत-बहुत धन्यवाद विशाल जी, बहुत ही आपने विचारोत्तेजक विश्लेषण किया
और बिल्कुल नई बातें आप निकाल के सामने लाए, जैसा पहले वीडियो में भी लगा था और मुझे तो लगता है कि आपके रूप में हमें एक ऐसा टिप्पणीकार मिल गया है, जो कि एक नया परिप्रेक्ष्य बिल्कुल पेश करता है। ऐसा एक परिप्रेक्ष्य जो भारत में कोई निकाल के ला नहीं पाता। मैं कोई भारतीय टिप्पणीकारों की योग्यता के ऊपर सवालिया निशान नहीं लगा रहा हूँ। हाँ, मैं तो सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि मुझे जो सुनने को मिलता है, यहाँ पर जिस तरह का एक ढर्रे का विश्लेषण होता है, आपका विश्लेषण उससे बिल्कुल अलग तरह का है। बहुत-बहुत हुँ, धन्यवाद। जल्दी ही हम अभय लोग जी, इस विषय मैं से आपसे इस पहले विषय भी पर और एक बार करेंगे। बोला जी। मैंने पहले भी आपसे एक बार कहा था कि डिस्टेंस मेक्स अ हाँ, डिफरेंस इन परसेप्शन। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। एक दूर शहर देश से बैठ के करने में अंतर आता है। धन्यवाद बहुत-बहुत आपको जी, लिए, आपने जी, मुझे मौका दिया। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। हो सकता है सब कार्यक्रम पसंद आए। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल पसंद